you need to differentiate between how you are going to place that particular content. तो मान लो points इसके जो आप लिखने वाले हो, तो वो तीनों के तीनों जो ये अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें सेम होने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से आंसर को स्टार्ट करोगे, किस तरीके से आंसर को कंक्लूड करोगे, वो दोनों चीजें डिफरेंट। तो बेल्जियम्स पावर शेयरिंग पाथ इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करोगे, तो इनिशियली आप कॉन्टेक्स्ट डेवलप करोगे कि बेल्जियम की सिचुएशन क्या थी। दो अलग अलग टाइप के एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप दोनों कह सकते हो आप। तो बेल्जियम मेनली कंप्राइजेज ऑफ फ्रेंच एंड डच पीपल, जिसमें डच मेजॉरिटी है, फ्रेंच 40% है, 60-40 का रेशियो है शायद। सो जो इन्होंने पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया था, सो इट कंप्राइज्ड ऑफ 4 मेन स्टेप्स। तो जितने भी आपकी मिनिस्ट्रीज थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, एक तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया था इन्होंने। उसके बाद में जितने भी मिनिस्टर्स थे, तो ईच गवर्नमेंट इज सपोज टू हैव 50% ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स और 50% ऑफ डच मिनिस्टर, तो इक्वल होंगे फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स दोनों के दोनों। अब बेल्जियम में क्या, जो ब्रसल्स है, बेल्जियम की कैपिटल है, वहां पर फ्रेंच पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो फ्रेंच पॉपुलेशन वाज ओवर 80% और डच से 20% थे। तो वहां पर भी सिमिलर अरेंजमेंट किया कि 50-50% दोनों की रिप्रेजेंटेशन होगी, फ्रेंच की भी और डच की भी। इसके अलावा जो क्योंकि फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया था, तो स्टेट्स को भी कुछ पावर्स दी जाएंगी, जो भी लिंग्विस्टिक एरिया लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी उसमें फेडरल यूनिट्स बनाए, तो उसमें जो स्टेट्स है उनको ज्यादा पावर दी गई थी। तो स्पेशल पावर्स जो जितने भी है, मतलब द स्टेट्स वर मेड मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू सेंटर। तो इंडिया में उल्टा केस है। इंडिया में क्या केस है, इंडिया में जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है टू एंश्योर यूनिटी, और यहाँ पे यूनिटी एंश्योर करने के लिए क्या किया है, स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई है। स्टेट्स हैव बीन मेड मोर स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट वैसे जब प्री इंडिपेंडेंस टाइम में था, जब इंडिपेंडेंस के टर्म्स डिस्कस हो रहे थे विद द ब्रिटिश, तो उसमें एक प्रोविजन ये भी था, जो एक प्रपोजल ब्रिटिशर्स ने किया था, आई थिंक क्रिप्स मिशन के अंडर किया था, कि इंडिया शुड बी टर्न इनटू अ फेडरल कंट्री विद अ कॉमन सेंटर, जिसके पास में कुछ ही सब्जेक्ट्स रहेंगे, 3 मेन सब्जेक्ट्स रहेंगे, और उसके अलावा इंडिविजुअल प्रोविंसेस बनाई जाएंगी और प्रोविंसेस ज्यादा पावरफुल होंगी। तो उसमें ऐसी ही कुछ कंडीशंस जो मुस्लिम लीग ने भी रखी थी, जिससे कि आपका जो स्टेट होगा वो ज्यादा पावरफुल रहते हैं। लेकिन क्योंकि पार्टीशन हो गया था, तो उसके बाद में वो सिस्टम तो ऑब्वियसली दैट सिस्टम वाज गिवन अप ऑल टुगेदर। ठीक है, और इसके अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट्स और एस्टैब्लिश कर दी गई थी। तो दिस इज वन फैक्टर व्हिच इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट्स जो ब्रसल्स में हैं, तो दे टेक केयर ऑफ ओनली लिंग्विस्टिक, एजुकेशनल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो जो भी ये कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, एक पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप की वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, और उस लिंग्विस्टिक ग्रुप का कल्चरल पॉलिसीज जो भी हैं, या लिंग्विस्टिक पॉलिसी है, या एजुकेशन किस तरीके से होगी, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दैट पर्टिकुलर ग्रुप। दूसरे और जो कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट भी होगी, तो दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन ओनली पीपल फ्रॉम दोज लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो डच लोग डच कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे, फ्रेंच लोग फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो दीज आर दी मेन पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर भी मैंने लिखे हैं, 1, 2, 3 and 4। These are the main 4 points। ठीक है, जो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्टली लिख सकते हो आपकी the 4 main elements of Belgian power sharing model are these। लेकिन जो लास्ट वाला है, why do we find Belgian model very complicated, तो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि why is it very complicated। क्योंकि इसमें जो पावर्स हैं इनिशियली आप मेंशन करोगे, तो ये वाला जो आंसर है ये थोड़ा सा लंबा होगा। तो इनिशियली तो आप मेंशन कर दोगे कि इस तरीके का सोशल स्ट्रक्चर है, ये ऐसे एथनिक डाइवर्सिटी है, और उसकी वजह से ये अरेंजमेंट अडॉप्ट की है।
अब इस अरेंजमेंट में भी देखोगे तो जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स है तो ये बाइफरकेटेड है। एक तो स्टेट के पास में है, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है और कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सीजी दिख रहा हूँ, कम्युनिटी गवर्नमेंट का है। इनके मोड ऑफ इलेक्शंस भी है ना, ये डिफरेंट है। जो मोड ऑफ इलेक्शन है स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बेल्जियम में, तो वो सारे के सारे लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं। इसमें अलग सिर्फ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, तो डच लोग डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं और फ्रेंच लोग फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। तो ये और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। एंड देन एक और पार्ट है, हाउ हैज इट हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो जो ये सेकंड पार्ट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम्पल यूज करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा श्रीलंकन एग्जाम्पल के साथ में। तो जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी, तो कोई भी जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है दूसरे लिंग्विस्टिक ग्रुप के ऊपर डोमिनेट नहीं कर रहा है। दे कैन डिसाइड ऑन देयर ओन पॉलिसीज, एजुकेशन वगैरह वगैरह, और कोई भी मेजर डिसीजन जो लिया जाता है उसके लिए ये दोनों के दोनों जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनकी मेजॉरिटी कंसेंट चाहिए होती है कोई भी मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो मतलब दोनों लैंग्वेज ग्रुप्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी है, उनको राइट्स दिए हैं कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते, अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन इम्पार्ट कर सके। श्रीलंका में ऐसा नहीं किया था। श्रीलंका में मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्ट की और उसकी वजह से मेजोरिटेरियन की वजह से आपका जो तमिल लैंग्वेज है उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी, सिन्हाला लैंग्वेज को दी। तमिल लोगों के जो रिलीजन था उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, उसके कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। इनफैक्ट सिन्हालीज और बुद्धिस्ट कल्चर को इम्पोर्टेंस दी। बुद्धिज्म वाज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन। तो उसकी वजह से इट लेड टू डिवीजन ऑफ श्रीलंकन सोसाइटी ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। लेकिन बेल्जियम ने ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट नहीं की श्रीलंका जैसी, जिसकी वजह से बेल्जियम रिमेन्ड अ यूनाइटेड कंट्री एंड इट इज स्टिल यूनाइटेड एंड स्ट्रांग। ठीक है, तो जो पहले दो पार्ट है उसमें तो सिर्फ आपको यही लिखना है, ये 4 पॉइंट्स आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दोगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप बना दोगे, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट। लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें ये शो करना पड़ेगा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। जैसे इलेक्शंस अलग अलग तरीके से होते हैं, अलग अलग पावर्स दी हुई, अलग अलग प्रोसेसेस है हर एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट के, और उसके बाद में किस तरीके से वो श्रीलंका में जैसे लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवीजन हो गया लेकिन बेल्जियम में नहीं हुआ, तो उसका कंपैरिजन भी दोगे। क्वेश्चन कोई डाउट है अभी? डाउट है तो अभी बता दो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली गड़बड़ कर देते हैं। तो यूं हो जाता है कि बच्चे कहते हैं कि वी हैड रिटन ऑल द पॉइंट्स, तो जो रट्टा लगा कर गए थे 4 पॉइंट रट्टा लगा कर गए, लेकिन वो तो लिखा है लेकिन फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं। तो द रीजन बिहाइंड इट इज दैट यू आर नॉट डीलिंग विद द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है, जितने पार्ट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे जस्टिफाई करने होते हैं, और सिर्फ वो आंसर नहीं लिखना होता जो आपको आता है, वो आंसर लिखना होता है जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर लिखना। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। Analyze how majoritarianism has increased the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो इसमें भी जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं, श्रीलंका ने जो स्टेप्स लिए थे, एक तो एक्ट ऑफ 1956 से श्रीलंका ने सिन्हालीज लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था एंड नो इम्पोर्टेंस वाज गिवन टू द तमिल लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म वाज मेड द स्टेट रिलीजन। तो जो तमिल लोगों के रिलीजन था हिंदुइज्म और इस्लाम, और कुछ क्रिश्चियंस भी थे, so that was not given importance। And third was that only Sinhalese people were given preference in education and employment in the government sector, तो वो भी डिस्क्रिमिनेटरी हो गया था। तो
बिकॉज ऑफ these kind of, तो पहले ये 3 पॉइंट तो आप लिखोगे ही, and these were the main points which were to establish Sinhala supremacy. ठीक है, after writing these points you will be writing कि how these points, these aspects, these steps taken by Sri Lankan, Sri Lankan government, it led to division of the society. तो people started protesting, जैसे 1956 में linguistic मतलब Sinhalese was made the official language, so people started protesting about it. तो तमिल्स ने पॉलिटिकल पार्टीज अपनी क्रिएट करने लगी, प्रोटेस्ट वगैरह करने लग गए, बट स्टिल द गवर्नमेंट डिड नॉट लिसन. तो जो प्रोटेस्ट हैं वो मूवमेंट में कन्वर्ट हुई, और जो ऑर्गेनाइजेशंस थी तमिल्स की, दे टर्न्ड मिलिटरिस्टिक. तो वो सेशनिस्टिक मूवमेंट शुरू कर दी. तो इन लेट 1970s जो LTT है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, so they began a secessionist movement, so it led to civil war in Sri Lanka. तो ये जो सेकंड हाफ की कहानी है, how the Tamils responded to the majoritarian policies of the Sri Lankan government, तो वो भी लिखना है आपको. ठीक है, so moving on to the next question, question 11. Power sharing is the very spirit of democracy. Justify the statement. So power sharing लोकतंत्र की मूल भावना होगी, बहुत भावना नहीं, मूल भावना है. बयान को सही ठहराएं. तो इसमें दोनों, जैसे कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है ना और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से लिखे, तो डिफाइन द टर्म्स व्हिच आर गिवन देयर. तो दो टर्म्स दिए हुए हैं, एक तो डेमोक्रेसी दिया हुआ है, एक पावर शेयरिंग दिया हुआ है. तो डेमोक्रेसी डिफाइन कर दो कि डेमोक्रेसी क्या है, इट इज रूल ऑफ द पीपल. पावर शेयरिंग क्या है, सत्ता का मतलब जो भी पावर है, जो स्टेट की पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल जो पावर्स होती है, तो दीज शुड बी शेयर्ड विद अमंग द सोसाइटी. तो दीज शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड विद इन वन बॉडी और ऑर्गन. तो जस्टिफाई करने के लिए अगर सिंपल सा लिखा है, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मेन पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं. वन इज द प्रूडेंशियल रीजंस एंड अदर इज मॉरल रीजंस, कि और दोनों को दोनों स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी से आपको जस्टिफाई करने. तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी, मैं लिख भी देता हूँ साथ में आपके लिए. जस्टिफाई करने के लिए हम लिखेंगे, ठीक है. प्रूडेंशियल रीजन क्या है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट. श्रीलंका का एग्जांपल देख लो, इट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी. तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि पावर शुड लाई विद द पीपल. तो अगर प्रॉपरली पावर शेयर नहीं की जा रही है, दैट मीन्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज बीइंग वायलेटेड एंड दैट कैन लीड टू द डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी इटसेल्फ. तो जैसे इंडिया में माओइस्ट मूवमेंट है, तो अब कहने को तो दीज आर अनलॉफुल पीपल जो कि आर्म्ड रिबेलियन कर रहे हैं अगेंस्ट द लॉफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो लेकिन जो शुरुआत हुई थी, जो नक्सलाइट मूवमेंट या माओइस्ट मूवमेंट जिसको हम कहते हैं इन इंडिया, तो वो जस्टिफाइबल ग्राउंड से हुई थी कि जो ये रीजन है, जो माओइस्ट रीजन जहाँ पर माओइस्ट या नक्सल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है. यहाँ पर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है. लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही खराब हुआ करती थी और आज भी है. खैर, तो इन रीजंस की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज पीपल, इनफैक्ट दीज पीपल वर एक्सप्लॉइटेड. जो माओइस्ट रीजन है, स्पेशली आपका झारखंड का रीजन है, उड़ीसा में, तो ये मिनरल रिच हैं, प्रॉस्पेरस रीजन्स हैं. आप मिनरल्स की क्वांटिटी का अगर देखते हो, नेचुरल रिसोर्सेज का अगर देखते हो, तो रिसोर्स रिच हैं काफ़ी, लेकिन स्टिल दे हैव नॉट गॉट एनी बेनिफिट फ्रॉम बीइंग सो प्रॉस्पेरस इन रिसोर्सेज. उसकी जगह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, एजुकेशनल लेवल्स वहाँ पर बहुत बेकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार था, जिसकी वजह से वो अपोज कर रहे थे. तो प्रूडेंशियल रीजन ये है कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी. तो डेमोक्रेसी इज गोइंग टू डिक्लाइन because of these kind of conflicts. Then is moral reason.
सो मॉरली कि आपका टू एंश्योर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ताकि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो इट इज गोइंग टू बी अनफेयर टू द पीपल। और अनफेयर किस तरीके से होगा कि डेमोक्रेसी में आपका सबका इक्वल वोट होता है, इक्वल पावर होती है, और वो इक्वालिटी जब मेजोरिटेरियनिज्म हो जाएगा, पावर शेयरिंग नहीं होगी, इफ द पावर्स आर गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो इक्वालिटी रहेगी। तो बेसिकली डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ पीपल। जो राजनीतिक बराबरी पर रहता है, तो राजनीतिक बराबरी रहेगी नहीं अगर पावर शेयरिंग होगी। तो उसमें क्या होगा, अगर इस तरीके की सिचुएशन मतलब पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी, द राइट ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक राइट्स आर गोइंग टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली वंस इन 5 years। तो हर 5 साल में जब इलेक्शन होंगे तो ही डेमोक्रेसी आ रही होगी, मतलब पीपल आर गोइंग टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट। उसके अलावा कोई भी राइट जो डेमोक्रेटिक राइट है वो ये लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरीके के रीजंस आपको लिखने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ओके, 12th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एक्सरसाइज्ड इन इंडिया। तो 2 पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स बनाकर आप लिखोगे। पहला वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है और दूसरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग कैसी है, दैट इज जो आपका फेडरल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग है ना, तो दैट इज वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो फेडरल सिस्टम कैसे है कि देयर आर 3 मेन गवर्नमेंट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जो पंचायती राज सिस्टम है। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और तीनों लेवल्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो जो द पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स आर गिवन इन द 7th शेड्यूल, जो आपका स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो 3 लिस्ट दी हुई है, तो उसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग मेंशन्ड है। उसके अलावा 11th और 12th शेड्यूल में जो आपका 1992 में अमेंडमेंट्स हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, 73rd और 74th अमेंडमेंट हुई थी, तो उसमें मेंशन किया हुआ है दी what all powers are to be delegated to the local self governments। तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को कौन सी पावर्स डेलीगेट होंगी वो मेंशन किया गया है। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग तो ये हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स या जो आपका सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस आपके बुक में दिया हुआ है, तो दैट इज द हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में जो सेपरेशन है, सो वो मेंशन करोगे और वो हर एक लेवल पे है। तो सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पर भी है। लेजिस्लेटिव पावर्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को नहीं दी गई है, तो यूं कह सकते हो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग प्रॉपर वहां पर नहीं है। जो डेलीगेशन है आपका म्युनिसिपल लेवल पे, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पे है, वो लेजिस्लेटिव नहीं है, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स डेलीगेट की गई है, ना जुडिशियल पावर्स डेलीगेट की हुई है वहां पर। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में आप एलईजे का तीनों का बताओगे और इंडिया में किस तरीके से है। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेट करती है, पार्लियामेंट से ही निकलकर खैर हमारी गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जितनी भी है स्टेट की वो गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है। और उसके अलावा जो जुडिशियल पावर्स हैं वो जुडिशरी एक्सरसाइज करती है। तो दोनों अलग अलग पैराग्राफ्स में करके तो 2 हेडिंग बनाओगे इस क्वेश्चन में। पहला वर्टिकल का करोगे, उसको एक्सप्लेन करोगे पॉइंट्स में, देन हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग और उसको पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रहे होगे। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 13th वन। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें थोड़ी सी एप्लीकेशन बेस्ड है ये क्वेश्चन, और जिस हिसाब से सीबीएसई का एग्जाम पैटर्न चल रहा है, तो द नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो पिछली बार मान लो 10% थे, तो इस बार 20% क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो धीरे धीरे करके सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा है। जो 13th क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। I'll be reading in both. Firstly, I'll be reading in English, then I'll be reading in Hindi. ठीक है? The mayor of Merstem, a town near Brussels in Belgium, has defended a ban on speaking
French in the towns of schools, in the town schools. He said that the ban would help all non-Dutch speakers integrate into the Flemish town. Do you think that this measure is in keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangements? Give your reasons in about 50 words. तो बेल्जियम के ब्रसल्स के पास एक शहर मेचर्टम में मेयर ने शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर प्रतिबंध का बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंध सभी गैर डच वक्ताओं को इस फ्लेमिश शहर में एकीकृत करने में मदद करेगा। क्या आपको लगता है कि यह उपाय बेल्जियम की शक्ति साझाकरण व्यवस्था की भावना के अनुरूप है? अपने कारणों को लगभग 50 शब्दों में लिखें। तो 50 शब्दों को भूल जाओ, ये शब्दों को भूल जाओ, ठीक है। अभी हम लिखेंगे जितने भी शब्दों में हम लिख सकते हैं। जब ये क्वेश्चन, इससे पहले जैसे हमने क्वेश्चन किए तो उसमें सिर्फ पूछा हुआ कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैसे है और किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने में हेल्प करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसका एप्लीकेशन पूछा गया है। आपको सीधा सीधा नहीं पूछा गया है कि 4 पॉइंट्स मेरे को बताओ कि कौन से थे। ये पूछा गया है कि एक सिचुएशन दे दी है कि जो मेयर है एक पर्टिकुलर टाउन का, तो वो कह रहा है कि फ्रेंच जो उस शहर के स्कूल्स में वो पढ़ाई नहीं जाएगी। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी? तो जो नॉन डच स्पीकर्स होंगे, मतलब डच के अलावा जितनी भी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं, उनको इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगी कि वो भी डच बोल रहे होंगे तो एक ही लैंग्वेज बोलेंगे तो यूनिटी बढ़ेगी। तो उसकी आर्ग्यूमेंट ये है। तो क्या ये जो भी स्टेप जो बैन करने का है, दूसरी कोई भी लैंग्वेज उस टाउन में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो is it within the spirit of Belgium's power sharing arrangement? तो इसमें पहले, do you think that this measure is keeping with the spirit of Belgium's power sharing arrangement? तो पहले आप बताओगे कि what was the Belgium's power sharing arrangement? तो power sharing arrangement क्या क्या था आपका? सेंट्रल लेवल पे और जो ब्रसल्स की जो गवर्नमेंट है, उन दोनों में आपका 50-50% होना था, सेंट्रल स्टेट और जो ब्रसल्स की गवर्नमेंट है। तो सब में 50% जितने भी मिनिस्टर्स थे वो डच स्पीकिंग होने थे और 50% होने थे फ्रेंच स्पीकर्स, ताकि जो भी डर है किसी भी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का कि ये डोमिनेट ना कर जाए, दूसरी डोमिनेट ना कर जाए, तो वो अवॉइड हो सके। नंबर 2, जो भी मेन डिसीजंस होते थे, इसमें भी ये है कि अगर कोई भी मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के मेजॉरिटी ओपिनियन ली जाएगी। तो अब मान लो जैसे ये वाला डिसीजन है कि स्कूल के अंदर कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाए, तो उसमें जो ओपिनियन होगी दोनों के दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की, तो फ्रेंच लोगों, जो फ्रेंच ग्रुप है, फ्रेंच मिनिस्टर्स हैं, तो उनसे भी पूछा जाएगा, या फ्रेंच जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे उनसे भी पूछा जाएगा, और डच वालों से भी पूछा जाएगा। और इनमें यूं नहीं है कि मान लो 20% फ्रेंच लोग एग्री कर देते हैं इस डिसीजन को, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मोर देन 50% फ्रेंच जो मेंबर्स हैं वो अग्री करने चाहिए, देन ओनली सच डिसीजंस आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। ठीक है। इसके अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट्स एस्टैब्लिश की गई थी, और कम्युनिटी गवर्नमेंट्स को पावर दी गई थी लिंग्विस्टिक, एजुकेशनल और कल्चरल पावर्स। तो इन मैटर्स से कोई भी रिलेटेड अगर एस्पेक्ट है, तो ये उन एस्पेक्ट्स पे जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो लॉ बना सकती है। तो ये हमारा पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था। अब ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है किस तरीके से वायलेट किया जा रहा है इस केस में, तो यहाँ जो मेयर है उसने यूनिलैटरली की जो एग्जीक्यूटिव है, मेयर क्या डिपेंड करता है, मेयर इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो जो कार्यपालिका का हेड हो गया जो लोकल गवर्नमेंट है उसका, तो उन्होंने यूनिलैटरली बिना लोगों से पूछे हुए सीधा कह दिया कि हम इसको बैन करेंगे। तो एक तो ये गलत हो गया क्योंकि दैट गोज अगेंस्ट द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अलग अलग है बेल्जियम में, तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है लिंग्विस्टिक मैटर्स में,
लेकिन यहाँ पर मेयर ने डिसाइड कर लिया कि ये नहीं पढ़ाई जाएगी। एजुकेशनल और लिंग्विस्टिक मैटर्स कम्युनिटी गवर्नमेंट को डिसाइड करने थे, लेकिन यहाँ पर मेयर डिसाइड कर रहा है। तो दिस गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ बेल्जियम्स पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, कि कम्युनिटी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही है कि जो एजुकेशन है और लैंग्वेज है उसके ऊपर जो भी पॉलिसीज होंगी वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को डिसाइड करनी थी, लेकिन यहाँ पर मेयर डिसाइड कर रहा है। उसके अलावा अब मान लो एक तो ये अरेंजमेंट को वायलेट कर रहे हैं, ये जो डिसीजन लिया जा रहा है उसमें फ्रेंच लोगों से की ओपिनियन नहीं ली जा रही है, क्योंकि अगर उनकी ओपिनियन लेंगे तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू ओपोज। ये यूनिलैटरली डिसीजन लिया जा रहा है, एक तरफा डिसीजन लिया जा रहा है बाय द मेयर, और वो इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 3, जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे श्रीलंका में हुआ, इम्पोज करने की कोशिश की गई। अब श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है उसकी भी यही आर्गुमेंट रही होगी कि सिनालीज लैंग्वेज आप प्रमोट करो, एक ही लैंग्वेज होगी तो यूनिटी बढ़ेगी इस कंट्री के अंदर। लेकिन असल में क्या हुआ, यूनिटी बढ़ने की जगह इट लेड टू अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। तो उसी तरीके से जैसे जो अरेंजमेंट बेल्जियम में बनाई गई है, दैट वाज टू इंश्योर यूनिटी ऑफ द कंट्री, लेकिन अब अगर उस अरेंजमेंट को वायलेट किया जा रहा है तो दैट कैन लीड टू डिवीजन विद इन दी सोसाइटी। तो ये 3 जो मैंने आपको बताए हैं, 3 मेन पॉइंट्स जो बताए हैं, तो ये प्रॉपरली आप एक्सप्लेन करके इसमें लिखोगे। तो इनिशियली डोंट वरी अबाउट द 50 वर्ड्स लिमिट, एज्यूम करके चलो ये 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसके हिसाब से आंसर लिखो। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ये वाले क्वेश्चंस ही डिफरेंस बनाएंगे, कौन टॉप करेगा या कौन एवरेज मार्क्स लेके आएगा। तो रट्टा लगाना यहाँ पर काफी हद तक खत्म हो जाता है। Here comes the application of whatever you are learning in this particular chapter. किसी को डाउट है इसमें? चलो मैं अज्यूम कर रहा हूँ किसी को डाउट नहीं है, तो आई एम मूविंग ऑन टू द 14th क्वेश्चन देन। 14th क्वेश्चन क्या है? Which is the third unique form of government practiced in Belgium, and which type of powers does the community government of Belgium enjoy? तो थर्ड यूनिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका कम्युनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसको जो जो पावर्स दी गई हैं, तो दीज आर कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड एजुकेशनल। इसके साथ में ये भी एक्सप्लेन करोगी जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट कैसे होती है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो जिसकी कम्युनिटी गवर्नमेंट है तो दैट इज गोइंग टू इलेक्टेड। तो सिंपल सा है, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों के दोनों पार्ट्स को आपको आंसर करना है। 15th, why the system of reserved constituencies adopted in India? कि भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली क्यों अपनाई गई है? तो भारत में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जो भी पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, तो दोनों में रिजर्वेशन किया हुआ है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन। तो फॉर एग्जांपल हरियाणा में 20% पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की 0 है। तो 20% ऑफ द सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज या जो भी आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व की जाती हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, कि वहां से सिर्फ जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग हैं वो इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये किस लिए किया गया है? दिस इज टू एंश्योर पॉलिटिकल इक्वालिटी इन इंडिया और पावर शेयरिंग प्रॉपरली हो सके। तो हिस्टोरिकली अगर देखोगे तो जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, सो दीज हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम पावर शेयरिंग, कि इनको पावर का हिस्सा मिला ही नहीं है, क्योंकि ये लोअर मोस्ट कास्ट थे, इनको अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था। तो जो बाकी 80% ऑफ द सोसाइटी थी, तो वो दबाकर रखती थी इनको, इनके एक्सप्लॉयटेशन लिटरली होता था, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पॉलिटिकल इक्वालिटी कर दी थी। तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इक्वालिटी लिखा हुआ है ना प्रियम्बल में,
and that is what we find in the within the constitution as well. तो उसकी वजह से इट वाज नेसेसरी, क्योंकि ये पहले से ही डिसएडवांटेज है, तो इट वाज नेसेसरी कि अगर इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो ये इलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से डिसएडवांटेज है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी आज के टाइम में जो इलेक्शन में एक्सपेंडिचर लिमिट है तो वो 75 लाख रुपीस की हुई है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से जो है 75 लाख की लिमिट की हुई है। अब 75 लाख कितने लोग कमाते हैं, कितने लोग एक्सपेंडिचर कर सकते हैं 75 लाख का? ज्यादातर वो लोग कर पाएंगे जिनके पास में पहले से ही पैसा है, पहले से ही प्रॉपर्टी है। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट के पास में ना तो पैसा है, ना पावर है, ना प्रॉपर्टी है। तो ये दीज पीपल वर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम लैंड ओनरशिप, कि इनके पास में जमीन भी नहीं मिलती थी, लैंड ओनरशिप भी इनको अलाउड नहीं थी, तो खेती भी नहीं कर सकते थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, कि अगर दूसरों का जो भी गंदगी वगैरह उठा रहे हैं, काम वाम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इनको अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता था। तो दैट इज व्हाई इट वाज नेसेसरी कि इनके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व की जाए, और अगर रिजर्व नहीं करेंगे तो ये जीत ही नहीं पाएंगे और पावर शेयरिंग नहीं हो पाएगी, और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो इट इज गोइंग टू लीड टू डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। और एक और पॉइंट ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम है, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस फिनोमेना नहीं है, ये प्री इंडिपेंडेंस में ही डिसाइड हो गया था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जाएंगी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हाँ बाद में इंक्लूड कर दिया था। तो अगर याद हो हिस्ट्री में अगर जाकर देखें हम, तो जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल से फाइनली डिसाइड कर दिया था। फर्स्ट और सेकंड तो ऐसे ही गई थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड कर लिया गया था। मतलब उसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अनाउंस कर दिया था कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए जाएंगे। जैसे मुस्लिम्स के लिए 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे ना, तो उसी तरीके से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स किए जाएंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम क्या था कि जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट का है ना, कि उसी लैंग्वेज के लोग इलेक्ट करेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट को, तो उसी तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट्स का भी था। तो जो सीट्स एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए फिक्स की गई हैं, तो उस एक तो वही उसी कम्युनिटी के लोग इलेक्ट हो सकते हैं, और उसी कम्युनिटी के लोग ही वोट करेंगे तो ही वो इलेक्ट होंगे। तो मतलब अगर शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर अगर इलेक्ट होना है, तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो वोट कर रहे होंगे, लोग वोट कर रहे होंगे, वो ही वोट कर पाएंगे उस इलेक्शन में, और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट वाला ही जो कैंडिडेट होगा वो इलेक्ट होकर आएगा आगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिविजिव होते हैं, तो दे टेंड टू डिवाइड द सोसाइटी। और ये सेपरेट इलेक्टोरेट जब इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, जो मुस्लिम लीग स्ट्रेंथन कर पाई थी, और फाइनली इट लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो दोबारा से एक और मुस्लिम लीग नहीं चाहते थे जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे कि एक और आए, तो महात्मा गांधी जी ने फास्ट कर लिया। सबसे अच्छा फास्ट ही करते थे वो, तो ही स्टार्टेड फास्टिंग इन, मेरे ख्याल से पूना की जो यरवड़ा जेल है, तो वहां पर तो उनको डाला हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, नहीं क्विट इंडिया नहीं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चक्कर में उनको जेल में डाला हुआ था, तो वहां पर फास्ट चालू कर दिया था। तो फाइनली अंबेडकर जो कि एडवोकेट कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया महात्मा गांधी के साथ में, और वो एग्रीमेंट उसको कहते हैं पूना पैक्ट, जिसमें एग्री कर लिया था कि जो भी आपके शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं, उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दी जाएंगी, मतलब उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी। तो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट वाले लोग वोट नहीं कर रहे होंगे, सारे के सारे जितनी पॉपुलेशन होगी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट कर रही होगी, और तब इलेक्ट होंगे, रादर देन ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट वोटिंग फॉर इट। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्योंकि लिंक्ड है, कि आपका द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज was based on which pact, which agreement in India, or based on which of the following? तो उसमें पूना पैक्ट
है जिसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, 16th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल एंड एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन मतलब जो ज्योग्राफिकली जो पॉपुलेशंस हैं वो कितनी कितनी कहाँ कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे बेल्जियम में ब्रसल्स में 80% पॉपुलेशन फ्रेंच है, 20% डच है। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ बेल्जियम है वहाँ पर 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज डच एंड 40% इज फ्रेंच। तो ये ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन हो गया। उसी तरीके से श्रीलंका में ज्योग्राफिकल कॉम्पोजिशन क्या है, जो तमिल पॉपुलेशन है वो नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो वो इंडियन तमिल्स हाँ आपको बाकी जगह जो हिली एरियाज हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पर टी एस्टेट्स हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन वहाँ पर है। एथनिक कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, जो भी आपका फ्रेंच और फ्रेंच स्पीकर्स हैं, डच स्पीकर्स हैं और जर्मन स्पीकर्स हैं, तो तीनों का लिखोगे कि इतने इतने प्रोपोर्शंस में ये तीनों एथनिक ग्रुप्स हैं। और श्रीलंका में आपके सिन्हाला हैं, तमिल्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, तो उसका एथनिक कॉम्पोजिशन लिखोगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बुक के अंदर दिया ही हुआ है, सो यू नीड टू राइट। बुक से कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना है प्लीज। अगर मान लो आपको परसेंटेजेस याद नहीं हो तो यू कैन रेफर टू द बुक, बुक देखो, पढ़ो, बुक बंद कर दो और उसके बाद में लिखो। ठीक है, सो द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, एक्सप्लेन। तो 4 फॉर्म्स हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, power sharing between different social groups or communities, and power sharing between pressure groups, political parties and social movements। तो ये 4 हैं, चारों को सिर्फ पॉइंट्स में नाम नहीं लिखना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, ये इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अलग अलग जो भी आपके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पावर शेयरिंग है। तो तो इनको एक्सप्लेन करना है, तो 4 पॉइंट्स बन जाएंगे। पहला पॉइंट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, सेकंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, और इनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो। पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज एंड प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसे। अगर कोई भी इसमें नहीं आता है तो मेरे को बता दो, आई विल एक्सप्लेन दैट। अगर कोई डाउट है, बिकॉज दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, कोई डाउट है तो अभी बता सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है आप लोगों को? आई हैव रिकॉर्डेड दिस क्लास, तो जिन्होंने अटेंड नहीं की है तो मैं जो ये रिकॉर्डिंग थी ये मैं पोस्ट कर दूंगा। अगर रिकॉर्डिंग समझ में नहीं आती है तो मेरे को बता देना, जो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, रिकॉर्डिंग में अभी अपलोड कर दूंगा साथ के साथ। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन